नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह आज आपके बीच एक महत्वपूर्ण विषय पर एक परिचर्चा लेकर आया हूं। आज हम बात करेंगे किसानों की, किसानों से जुड़ी उनकी तकलीफों की, उन मुद्दों की जिनसे आज पूरे प्रदेश भर का किसान पीड़ित है। हम बातचीत करेंगे किसानों की तकलीफें और पीड़ाओं को जन्म देने वाली नीतियों की और सत्ता पक्ष की जवाबदेही की। इसी विषय के इर्द गिर्द बातचीत करने के लिए आज हमारे बीच मौजूद है किसान नेता मास्टर बलजीत जी और मास्टर बलबीर सिंह। आप दोनों का चैनल पर स्वागत है मास्टर जी। धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद। शुक्रिया जी। आज हम बातचीत शुरू कर रहे हैं मास्टर बलजीत मांडी कलां से। मास्टर जी, हम एक बार जानना चाहेंगे आपसे कि जो नरवाना के तहसील परिसर में है, कोर्ट के परिसर में पिछले कई महीनों से किसानों का निरंतर धरना चला हुआ है और वो धरना आज भी जारी है। इस धरने का मूल मांगे क्या है और सरकार का, प्रशासन का क्या रुख है? निरंतर कई दिनों तक इस चिलचिलाती धूप में किसान बैठे हुए हैं। ऐसे क्या कारण है कि उन्होंने अभी तक भी धरना इतना लंबा चलाना पड़ रहा है और सरकार की तरफ से कोई बातचीत या किसी भी प्रकार का कोई समाधान हुआ हो? इस पर पूरी बातचीत रखें। सबसे पहले तो आपका, आपके चैनल का, आपके चैनल के दर्शकों का मैं धन्यवाद करता हूं। आप भी इतनी गर्मी में किसानों के बीच में आए हो, इसलिए धन्यवाद है आपका, आपके दर्शकों का। और रही धरने की बात, आज धरने ने 1511 दिन हो गए। 1511 दिन पहले यहाँ मौजा आया था, फसल, कपास की फसल की बर्बादी का। मौजा आने के बाद वो मौजा वापिस चला गया। इस मुद्दे को लेकर हम यहाँ नरवाने में बैठे थे। मास्टर जी, किसानों की जो फसल बर्बाद हुई उसका मुआवजा सरकार की तरफ से आया था और वो बटिया नहीं, वो वापिस ही चला गया। हाँ, वापिस चला गया। उसका क्या कारण रहा जी? हाँ, उसका कारण इन सरकारी जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, ये समय पे उसको बैठ नहीं सके और वो फिर लैप्स हो गया। वापिस मार्च में 31 मार्च को वापिस चला गया। इसके लिए किस अधिकारी की जिम्मेदारी है जी? किस विभाग की, कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? इसमें डीसी, एसडीएम, खेती बाड़ी, रेवेन्यू विभाग के कर्मचारियों की जिम्मेवारी थी। तो जिला जींद के जो आपने बताया उपायुक्त और कृषि विभाग के अफसर, हाँ, एसडीएम, हाँ, और रेवेन्यू से जुड़े बड़े अफसर जिम्मेदार हैं इसके। हाँ, जिम्मेदार थे। ये उस मौके पे मुआवजा दे नहीं सके और वो लैप्स हो गया। उस एवज में यहाँ किसानों ने धरना दिया था आज से 1511 दिन पहले। यहाँ लगातार बैठे रहे, बात चलती रही, प्रेशर हुआ सरकार पे और पैसा वापिस आया। 3.5 करोड़ के करीब था वो मुआवजा जो किसानों में बंटना था, वो वापिस आया, वो बंटा गया। फिर बीमा कंपनियों का 28-30 करोड़ रुपया भी हम लेने में कामयाब रहे। इसके बाद जो लगातार नुकसान होते रहे और मुद्दे बढ़ते चले गए, धरने के पैसा लेने के लिए बैठे थे। इसके साथ साथ अगले मुद्दे जुड़ते रहे। हॉस्पिटल, स्वास्थ्य विभाग के, शिक्षा विभाग में भी एक योजना आई थी चिराग के नाम से, और स्वास्थ्य विभाग में यहाँ डॉक्टरों की कमी थी, स्कूलों में मास्टरों की कमी थी। लगातार और मनरेगा के मजदूरों के मुद्दे भी फिर शामिल हो गए। किसानों की और फसलें बर्बाद हुई। लगातार यहाँ हम बैठकर काफी चीजें मनवाने में कामयाब भी हुए। हरियाणा में जड़ी फसलों का मुआवजा केवल नरवाना ब्लॉक, ऐसा ब्लॉक है हरियाणा में जो 150 एकड़ के करीब किले, 170 के करीब जड़े थे। 15,000 रुपये एकड़ के हिसाब से लेने में हम कामयाब हुए। उसके बाद भी आगजनी की जो घटना घटी और मुआवजा अभी तक हमें नहीं मिल रहा है, वो पेंडिंग पड़ा है। इसमें
वो मुआवजा भी पेंडिंग पड़ा है जो सारे हरियाणा में दे दिया। नरवाना ब्लॉक एक ऐसा है जिसने वो मुआवजा नहीं मिला। बीमित किसानों को तो मुआवजा मिल गया था, लेकिन गैर बीमित जो किसान थे कपास के, उन्होंने नहीं मिला था। उसके लिए हमने यहाँ मुख्यमंत्री खट्टर आवा था, उसका विरोध की घोषणा करी। उसने के सबसे पहले किसानों को बुलाया, बातचीत करी, और फिर भी वो उसके दिमाग में अब बात थी प्रशासन के, वे किसान फिर भी ऐसे हैं, दीवार फोड़ के वो मेला मंडी में गया और मेन रोड से नहीं जैस किया। उसके बाद दुष्यंत चौटाला भी यहाँ आया था, हमने घोषणा कर दी थी भाई यहाँ उसका प्रोग्राम नहीं होने देवांगे। और उतर गए सबसे पहले पब्लिक में, बाद में गया हम बुलाए और वादा करके गया, लेकिन वो 6,500-7 हजार रुपये किले का जो उसमें अलेवा ब्लॉक भी पेंडिंग था, अलेवा ब्लॉक को तो दे दिया गया, लेकिन नरवाना ब्लॉक एक ऐसा है, दुष्यंत चौटाला और यहाँ का विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा का आपस में विवाद की वजह से वो पैसा अब भी लटक रहा है। यहाँ बैठ के हम 157 करोड़ रुपया की सीवरेज की पाइपलाइन दबवाने में भी कामयाब हुए। उसका कहना ये है कि मास्टर जी, जो सफेद मक्खी की वजह से जो फसल खराब हुई, हाँ, गुलाबी सुंडी की वजह से, सॉरी सफेद मक्खी में गलत कह गया, गुलाबी सुंडी के कारण जो कपास की फसल खराब हुई, हाँ, उसका मुआवजा आज तक नरवाना के किसानों को नहीं मिला। और उसके लिए हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने भी आश्वासन दिया आपको, हाँ, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भी दिया, हाँ, और उस टाइम के तत्कालीन विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा ने भी, हाँ, मिले, लेकिन वो मुआवजा आज तक नहीं मिला। आज तक नहीं मिला। और यू जो ई बाप का वर्तमान जो विधायक है जी, बेदी जी, आदरणीय बेदी जी, इसने भी कोई मतलब बात अभी तक दिलाया नहीं जी इसका किसी प्रकार का। ये जनप्रतिनिधि है यहाँ से। ऐसा है, जहां तक बेदी की बात है, जब विधानसभा के चुनाव हुए, विधायक चुने गए और मंत्री भी बन गए, हमने ज्ञापन दिया था इसको। ज्ञापन देने के बाद हम बुलाए थे एक दिन इसको रेस्ट हाउस में, लेकिन दो ही 3 मिनट बातचीत हो पाई। भाई आपके ये काफी पेंडिंग मामले हैं, विस्तार से बैठ कर चर्चा करांगे और मैं 100% दिलवाऊंगा। उसके बाद 1 साल बीत चुका है उन बातों ने, हमने फिर भी ज्ञापन दिया, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं करी। और अब तक उन मुआवजा के बारे में कहने खातर तो नहीं कहा, नरवाना मैंने चंडीगढ़ बना दिया, लेकिन आज तक जितने फित्ते काटे हैं इसने, जितने उद्घाटन करे हैं, यह सारा का सारा पैसा पिछली सरकार का अलाट कराया हुआ पैसा था। अपनी तरफ से इसने कोई नया ऐसा लगता नहीं कोई काम यहाँ नरवाना में किया है। सभी दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि नरवाना ब्लॉक, नरवाना तहसील के किसानों की गुलाबी सुंडी से फसल खराब हुई और उसका मुआवजा आज तक नरवाना के किसानों को नहीं मिला। बार बार सरकार के प्रतिनिधियों के आश्वासन देने के बावजूद भी, और 1500 से ज्यादा दिन से ये किसान नरवाना में धरने पर बैठे हुए हैं। ये हमारे लोकतंत्र का एक प्रकार से जो एक खूबसूरती होती है कि वो चुने हुए जनप्रतिनिधि या सरकारी अफसर उनको बुलाएं, उनसे बात करें और समस्या का हल करें। इस मामले में पूरी तरह फेल साबित हुआ है हमारे राजनेता, सत्ता के विधायक, सत्ता के मुख्यमंत्री और विभिन्न विभागों के सरकारी अफसर। अच्छा, तो मास्टर जी, आप इस जो ये धरना है, जो ये मास्टर जी ने बात बताई, जो मुआवजा ड्यू, इसमें कुछ और बात जोड़ना चाहते हो? नहीं, जोड़ने के लिए तो कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन ये जो मास्टर जी ने बताया है कि जो गुलाबी सुंडी का नुकसान था, वो 13,000 एकड़ फसल बीजी थी कपास की नरवाना में। कौन सा सन की है मास्टर जी बात? ये 2021 का है, खरीफ फसल। और उसमें से 8,500 एकड़ का बीमा था। वो बीमा 23 करोड़ 80 लाख रुपये बढ़ता था, वो बढ़ गया। लेकिन गैर बीमित किसानों को आज तक कोई पैसा नहीं मिला, क्योंकि उस समय जो मैनुअल जांच हुई थी उसमें खराबा कम दिखाया गया, जिसकी वजह से वो नहीं मिला। बाद में सरकार ने ये वायदा किया था कि हम सबको 6,500 रुपये प्रति एकड़, एक तरह का मुआवजा तो नहीं कह सकते आप, आर्थिक मदद किसानों की करेंगे। और वो पैसा लगभग 3 करोड़ 3.5 करोड़ के आसपास बनता है, जो आज भी पेंडिंग है।
तो इस बात का बहुत दुख है। सरकारें आती रहती हैं, जाती रहती हैं, लोग भी बदलते रहते हैं, लेकिन वो पैसा सरकार ने अभी तक जारी नहीं किया और किसानों के खाते में नहीं आया। अच्छा, तो मास्टर जी, जो ये इस तरह की मतलब 6 साल बीतने के बावजूद भी अपने किए हुए वादे पर खरा ना उतरना सत्ता का, इसको आप नीतिगत रूप से किस तरह से देखते हो? वैसे तो आमतौर पर भारत की सत्ता ये कहती है हम किसान हितैषी हैं, किसान हमारे दिलों में बसते हैं, कृषि हमारी प्राथमिकता है, लेकिन धरातल पर कहानी उल्टी है जी। ये सब लोग कहने को तो ऐसे ही कहते हैं कि हम किसान के बेटे हैं, किसानों के लिए ही काम कर रहे हैं, लेकिन व्यवहार में आप देख सकते हैं। इसीलिए तो हमने बैठना पड़ रहा है, 4.25 साल हो गए ना, तो क्यों बैठ दे यहाँ। तो ये 4.25 साल का जो समय है किसानों के साथ धोखे का, उसको हम पूरा करवाने के लिए और ये पैसा दिलवाने के लिए लगातार ये चल रहा है। इसके साथ और बहुत सारे मुद्दे जुड़े हैं, बहुत सारी समस्याएं हल भी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई उपलब्धि ना हो। जैसे मास्टर जी ने बताया, जड़ी हुई फसल का भी मिला मुआवजा, खरीफ या सर्दी की फसल में चाहे ओलावृष्टि की फसल थी, चाहे जलभराव के कारण थी, वो भी बाद के सब मुआवजे मिले हैं, लेकिन वो एक दौर का बाकी है और उसके लिए भी हमारा संघर्ष अभी जारी है। तो इस धरने की एक उपलब्धि ये है कि जिसने बात सिद्ध करी कि संगठित होकर अगर किसान धरना लगाते हैं, आंदोलन करते हैं, उससे अपने अधिकार, अपनी मांगे पूरी करवा सकते हैं। ये सिद्ध करे आज इस धरने में। ये सिद्ध यहाँ नहीं, हर जगह होता है। जब भी किसान आंदोलन को शुरू करते हैं तो उसके मददगारों की कोई कमी नहीं है। आपने देखा, चाहे वो दिल्ली के बॉर्डरों पे था, आम जनता ने, चाहे वो मजदूर थे, किसान थे, छोटे बड़े कर्मचारी थे, अन्य कुछ काम करने वाले लोग थे, सबने मदद की थी। अभी भी आप देख सकते हैं, चानत गांव में पीने के पानी के मसले पर लेके एक आंदोलन चला हुआ है। उसमें भी आप देखेंगे कि आम जनता, आम गवांडों में से, आसपास से और दूर दराज से भी लोग लड़ने वालों का समर्थन करने के लिए जाते हैं। जरूरत इस बात की है कि हौसला करके किसान नेता या दूसरे आम सामाजिक कार्यकर्ता अपने आंदोलन को शुरू करें। मददगार लोग बहुत आएंगे। वहाँ कुछ बातें हैं कि जिसमें एक पारदर्शिता हो, मांग स्पष्ट हो और आपके लड़ने की अक्षमता और आपके लड़ने का जो आम जनता में विश्वास होना चाहिए। साथ देने वाले को कोई कमी नहीं है। जब मास्टर जी, एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है जो पूरे किसान तबके के दूसरे तबकों की भी जीवन रेखा है, वो सवाल है पानी का जी। पानी के बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता, मानव के जीवन की कल्पना संभव नहीं है। और पानी न सिर्फ इंसान को खुद के पीने के लिए चाहिए, पशुओं के लिए, खेत की सिंचाई के लिए भी। अगर पानी को नियंत्रित किया जाए तो वो वरदान है, वरना बाढ़ का रूप में भी वो किसानों की फसलें तबाह कर देता है। आज हरियाणा में एक भयानक स्थिति से सामना कराया पिछले सालों से भी, कि एक तरफ तो पानी बाढ़ के रूप में सैकड़ों एकड़ जमीन को तबाह कर देता है, किसानी की फसलों को नष्ट कर देता है, गांव के गांव डूब जाते हैं, और दूसरी तरफ पानी के लिए तरस भी रहे हैं खेत और किसान। जो ये पानी का मुद्दा है पूरा हरियाणा में आज एक ज्वलंत मुद्दा है। और आपका संगठन अखिल भारतीय किसान सभा और संयुक्त किसान मोर्चा भी इसको पूरा पिछले कई महीनों से लगातार उठाए हुए है। इसके पर थोड़ी विस्तार से बताएं कि ये पानी की समस्या हरियाणा में किस रूप में, इसका स्वरूप क्या है, इसके कारण क्या है, इसका निदान क्या है? देखिए, जब आप पानी का जिक्र करते हैं तो यहाँ एक सवाल उठता है कि पानी के बारे में मैनेजमेंट की क्या व्यवस्था है। सरकारी तंत्र है, बहुत बड़ा अमला है, नहरी विभाग भी है, इसके अलावा भी बहुत सारे विभाग अलग अलग तौर पे पानी के ऊपर काम कर रहे हैं। देखना ये पड़ेगा कि सोर्स क्या है पानी के। अपने हरियाणा का यदि आप जिक्र करा, एक तो जो डैम है, नंगल बांध है, उससे अच्छी खासी मात्रा में पानी हरियाणा को मिलता है। दूसरा जो बड़ा सोर्स है वो जमुना नदी है या फिर उसकी सहायक नदियां हैं, वहाँ से पानी मिलता है। बारिश के दिनों में जमुना में बहुत पानी होता है, सामान्य अवस्था में जमुना में पानी बहुत कम हो जाता है। यदि उस पानी का सदुपयोग किया जाए, जमुना के पानी का, तो एक बहुत बड़ी संख्या में पानी की समस्या का हल हो सकता है। सब किसानों को खेत में भी पानी मिल सकता है और पूरे जनता को पीने का भी साफ सुथरा पानी मिल सकता है। उसके लिए कुछ कदम उठाने की जरूरत है। जमुना की सहायक नदियां हैं जो, उन पे भी बांध बनाए जा सकते हैं और बहुत लंबे समय से विचाराधीन है। एक बहुत बड़ा बांध जो बनना है वो किसाऊ क्षेत्र है, जो उत्तराखंड और हिमाचल के बॉर्डर पर है, और वहाँ 3 राज्यों के सहयोग से, जिसमें उत्तराखंड भी है, उसमें अपना हिमाचल भी, हरियाणा और राजस्थान,
उनके सहयोग से बांध बन जाना चाहिए था आज से 25-30 साल पहला, लेकिन अभी भी उसका बहुत बड़ा काम पेंडिंग है। यदि वो बांध बन जाता है तो 1200 क्यूसिक पानी हरियाणा को भी वहां से मिल सकता है और एक पानी की बहुत बड़ी समस्या का समाधान किया जा सकता है। दूसरा, एक और डैम बन रहा है रेणुका के नाम से। रेणुका थोड़ा हिमाचल में नीचे की ओर क्षेत्र है, वहां से भी 700 से ज्यादा क्यूसिक पानी मिल सकता है और उस पर भी काम शुरू होकर रुके हुए हैं। काम सरकारों की नीयत नहीं है कि वहां से हम खर्चा करके पानी लेकर आए। एक तीसरा डैम भी जो निर्माणाधीन है और जिसका ज्यादातर हिस्सा काम का बन चुके हैं, वो उत्तराखंड में है, दून बांध के नाम से। उस पर से भी 1200 क्यूसिक पानी हरियाणा को मिलना है। मेरा कहने का ये भाव है, यदि ये तीनों डैम समय रहते कंप्लीट कर दे सरकार इच्छा शक्ति लगा के, तो हमें जितना पानी अब मिल रहा है लगभग इसका आधा पानी और हमें मिल सकता है और पानी की मात्रा 1.5 गुना ज्यादा हो सकती है, जिससे सबने पीने का भी मिल जाएगा, जिससे सब गामा के तालाब पशुओं के लिए भी भरे जाएंगे और जिससे हर टेल पर पानी पहुंच जाएगा। तो एक तो यह मैनेजमेंट की जरूरत है। इसी में एक चौथा प्रोजेक्ट भी है छोटा सा, जिसको वाटर बैंक के नाम से कहते हैं आप, जो हिमाचल के बॉर्डर से कलेश्वर के जंगल तक लगातार 14 किलोमीटर की लंबाई और लगभग 2-2.5 और कई 3 किलोमीटर की चौड़ाई का एक बैंक बनता है पानी का। जब जमुना ज्यादा पानी लाएगी तो उस बैंक में पानी चला जाएगा, एक बहुत तालाब कह लें, एक तरह का आप उसको झील कह लें। और जब पानी जमुना में कम हो जाएगा तो वो पानी जमुना में छोड़ के उसकी पूर्ति की जा सकती है। इस तरह की मैनेजमेंट से हर खेत को, हर किसान को, हर पीने वाले को नहरी पानी और हर जीव जंतु पशु के लिए तालाबों में और जोड़ों में पानी की मात्रा कंप्लीट की जा सकती है। इस पे थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करने की सरकार की और इच्छा शक्ति की जरूरत है। इसमें अकेला हरियाणा नहीं, इसमें राजस्थान भी शामिल होता है, इसमें उत्तराखंड और हिमाचल की सरकारें भी शामिल हैं। सबने मिलकर काम करने की जरूरत है। और जो राष्ट्रीय हमारा जल संसाधन का विभाग है, उन्होंने इसमें रुचि लेके ये काम कंप्लीट कराने चाहिए। एक सोर्स हमारा और बन सकता है जो SYL के नाम से जाना जाता है। यदि SYL से पानी हमें मिल जाए तो हरियाणा में पानी की जो कमी है उसको एक बहुत हद तक दुरुस्त किया जा सकता है। लेकिन कोई ऐसा विवाद बन गया, ना उसे छोड़ सकते हैं और ना उसे पानी ले आ सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी जीत लिए, हर जगह बात हुई है। लेकिन हम ये कहते हैं कि भाई जब तक SYL का विवाद है तब तक कम से कम 3 बांध और एक ये वाटर बैंक बना के पानी की पूर्ति की जा सकती है और आगे भी हमेशा के लिए पानी काम आएगा। ये इन्वेस्टमेंट सरकार ने करनी चाहिए पानी देने के लिए। दूसरी, जैसे आपने संकेत करा, समस्या है कभी तो सूखे में मरते हैं, अब पानी नहीं है पीने के लिए भी। और हमारे साथी बालक माइनर पे चिकनवास गांव के पास अभी भी टेल पे बैठे हैं, वहां पानी नहीं पहुंच रहा। रजबायम पीछे पानी छोड़ दिया, लेकिन टेल से 2 किलोमीटर पीछे ही पानी खत्म हो जाता है। तो जो टेल पे किसान बैठे है उसकी खेती का क्या हाल होगा? उस गांव का कोई जोड़ तालाब पशुओं का पानी पीने का जहाँ होता है वहाँ पानी नहीं पहुंचेगा। ये मिसमैनेजमेंट है, इनको दुरुस्त करने की जरूरत है। फिर जब पानी ज्यादा होता है, जब बारिश होती है, फिर निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। आपने देखा पीछे अपने यहाँ नरवाना में भी, नरवाना की मोरपत्ती, दरोदी, समालपुर गांव और दोनों फ्रेंड भिखावाड़ा, दोनों दनौदे बहुत बुरी तरह जल बहाव से प्रभावित थे। ना किसानों को ठीक से मुआवजा मिला है, बीमा कंपनियों ने भी लूट कर रखी है। जो बीमा 40-45 हज़ार मिलना चाहिए था, वहाँ 10-12-15 हज़ार रुपये दे के बीमा कंपनियों ने भी काम निपटा दिया और कह दिया कि वेदर स्टेशन पे ये रिपोर्ट नहीं है कि इतना पानी यहाँ हुआ है। वेदर स्टेशन जो सैटेलाइट कहीं है जो दिखाई भी नहीं देता हमें, वो तो सच्चा है, लेकिन जो विभागों ने यहाँ सर्वे किया, जांच की, किसान के खेत में जाकर रिपोर्ट दी, वो झूठी साबित कर रहे हैं। तो ये इस तरह से किसानों के साथ एक बड़ी ठगी है। दूसरा, आपने पूरा हरियाणा का जिक्र करा, इस हर जिले में आपने देखा यहाँ जो नजदीक के हमारे गांव में लत्याणी, जिसकी बड़ी आबादी भी डूब रही थी खेतों के अलावा। उससे आगे चलें तो हम फिर बरवाड़ा के आसपास डैड, बदौड़ और उनसे आगे राजली तक और ग्रह, और जहाँ ये आंदोलन अभी चल रहा है चैनत, आंसी का पूरा क्षेत्र और हिसार का एक बड़ा क्षेत्र जिसमें आदमपुर तहसील
जिसमें बालसमंद तहसील, जिसमें हिसार तहसील के जो हिसार से भी आगे के गांव है जिनको आप कभी बागड़ कहते थे, आज वो बुरी तरह डूबे हुए थे। भिवानी जिले के बहुत बड़ी संख्या में गांव पानी से प्रभावित थे। साड़ी की फसल भी नहीं बीजी, सामने पूरी 100% मारी गई। और ये जो बाद में पता लगा, इसके दो बड़े कारण थे। एक कारण था बहुत ज्यादा अति वर्षा, लेकिन दूसरा कारण था सरकारों की और प्रशासन की लापरवाही। झज्जर से घग्गर तक एक ड्रेन निकली है, उस ड्रेन में वर्षों से सफाई नहीं हुई, उसकी चौड़ाई और उसके तटबंध मजबूत नहीं हुए। और ये भी एक बात है कि वो जो सैकड़ों गांव प्रभावित होते हैं झज्जर से, और ओटू हेड है जो सिरसा में, वहां तक मतलब 150 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबाई की ड्रेन है ये। लेकिन इस ड्रेन में केवल 300 क्यूसिक पानी की कैपेसिटी है, और 300 क्यूसिक पानी निकालने की भी क्योंकि सफाई नहीं है, तटबांध नहीं है, तो वो भी पूरी नहीं हुई। हम ये मांग करते हैं उस ड्रेन की कम से कम 2000 क्यूसिक की तो कैपेसिटी की जाए। और जहाँ वो ओटू हेड में गिरती है जाकर, वहाँ साइफन है, और साइफन पानी आम तौर पे ड्रेन का पानी घाघर में भेजता है। लेकिन जब घाघर में 5000 क्यूसिक से ज्यादा पानी आ जाए तो फिर वो पानी बैक मारा है। इस बार ऐसा ही हुआ, एक तो यहाँ की वर्षा हुई, दूसरा घाघर में भी ज्यादा पानी आया, और ड्रेन ने पानी निकालने की बजाय, इस ड्रेन का नाम भी मल्टीपर्पज है क्योंकि वो घाघर का पानी खेतों में भी लाती है जब यहाँ जरूरत होती है खेतों में। तो वह अब इस बैक मारा, और उस पानी की वजह से सैकड़ों गांव डूब गए, जिनकी आबादी भी डूबी, पशुओं का भी, इंसानों का भी नुकसान हुआ। बहुत बड़ी संख्या में मकान भी लोगों के या तो गिर गए या टूट गए या तिड़े हुए हैं, जो रहने के योग्य नहीं बचे। खासकर जो बाहरी कॉलोनी है गांवों की, उनमें बहुत ज्यादा नुकसान घरों का भी है, मकानों का भी है, जिसकी एक पैसे की भी पूर्ति हरियाणा सरकार ने नहीं की है। तो हम ये मांग करते हैं कि झज्जर से घग्गर तक इस ड्रेन की चौड़ाई की जाए, गहराई की जाए, और इसके तटबंधों को मजबूत करके 2000 क्यूसिक पानी की कैपेसिटी बनाई जाए। जहाँ साइफन घाघर में पड़ते हैं वहाँ गेट बनाया जाए, जैसे आप हम देखते हैं नहरों पे ये लोहे के गेट होते हैं। जब पानी घाघर में ज्यादा होता है तो गेट बंद करके पानी को रोक दिया जाए, और जब घाघर में पानी कम होता है तो साइफन के द्वारा पानी घाघर में जा सके। वहीं पर एक जरूरत ये भी है कि एक बड़ा पंप सेट लगा दिया जाए, और जैसे ही घाघर में ज्यादा पानी होता है, ड्रेन बैक ना मारे, वो गेट बंद हो जाएगा, लेकिन मोटरों के द्वारा, पंप सेट के द्वारा ड्रेन का पानी घाघर में डाला जा सकता है। इस बात का एक बड़ा आंदोलन अखिल भारतीय किसान सभा ने झज्जर से लेकर और ओटू हेड तक हम लगातार दर्जनों पंचायतें कर चुके हैं। अभी 3 तारीख को आखिर में ओटू में था हमारा प्रोग्राम, और वहां से एक आगे का भी प्रोग्राम तय किया है। वो क्या? यदि सरकार ने जो वायदे किए हमारे साथ अधिकारियों ने कि 20 तारीख तक सारी सफाई कर देंगे, इसकी कुछ चढ़ाई भी कर देंगे, लेकिन इसका एक बजट विशेष जो आ रहा है हमारे पास, वो कुछ वर्ष तो लगेंगे, लेकिन धीरे धीरे इसकी 2000 क्यूसिक पानी की कैपेसिटी बढ़ा देंगे हम। लेकिन तत्काल उसकी सफाई, उसकी गहराई और उसकी कुछ चौड़ाई पे काम चालू है, और वायदा किया कि 20 तारीख तक इसको कंप्लीट कर देंगे। यदि 20 तारीख तक ये काम कंप्लीट हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि 20 तारीख तक ये ड्रेन का काम पूरा नहीं हुआ तो फिर हम 22 तारीख को चोपटा में एक बड़ी पंचायत करेंगे किसानों की, जैसे ओटू में की थी, और फिर भी समाधान नहीं हुआ तो 25 तारीख को श्रुति चौधरी जो सिंचाई मंत्री है, भिवानी में उनके आवास को घेरेंगे 25 जून को। 25 ये हम ऐलान कर चुके हैं, और 25 को फिर अगला प्रोग्राम क्या होगा उस पर भी हम घोषित करेंगे, यदि सरकार प्रशासन की डील रहती है। यदि वो काम समय रहते 20 तारीख को कर देते हैं तो फिर हम अगले प्रोग्रामों को स्थगित कर देंगे। इस तरह की एक योजना बनी है। जल जीवन है, जल विनाश भी है। जीवन इसलिए है कि आज की तारीख में यदि पशु पक्षी को भी पानी ना मिले तो जीवन जिंदा नहीं रह सकते। खेतों को पानी ना मिले तो फसल नहीं हो सकती। खासकर कपास की फसल कितनी ज्यादा प्रभावित हुई है। अभी 1/3 भी फसल बिजाई नहीं हुई है जितनी होनी चाहिए थी, और जो हरियाणा में होती थी, खासकर भिवानी जिला, हिसार जिला, सिरसा जिला, ये बड़े कपास उत्पादक जिले हैं, और वहाँ पानी नहीं है, टेल सूखी पड़ी है।
तो पानी के बिना बुझाई कैसे करें? तो ये मैनेजमेंट करनी बहुत जरूरी है। जब ज्यादा पानी है तो उसकी निकासी की व्यवस्था ठीक ठाक सुचारू रूप से हो, और बड़े बड़े बोर लगाए जाएं जहाँ सेम आई हुई है, खासकर उसको तोड़ दें चौवे को, चौवा टूट जाएगा तो सेम भी दूर हो जाएगी और पैदावार भी देश में बढ़ेगी, किसान में भी खुशहाली आएगी। सरकार ने एक बड़ी इन्वेस्टमेंट इसमें करनी चाहिए, लेकिन सरकार तो ना वहाँ इन्वेस्टमेंट करी है ना किसानों को दे रही है। पहले 116 करोड़ रुपए में निपटा दिया किसानों को, केवल 1,20,000 एकड़ का मुआवजा जारी कराया। अब 3 लाख एकड़ का मुआवजा जारी कराया, 375 करोड़ रुपए, और कुल मिला के देखा पर लगभग 500 करोड़ से भी कुछ कम रह जाती है ये राशि। सरकार यदि 500 करोड़ रुपए ड्रेन पे लागू कर दे, जगह जगह पंप हाउस बनाने पे इन्वेस्ट कर दे, आपका यहाँ कैथल में भी आप देखते हैं जो साइफन, ये जो हंसी बुटाना नहर इसके नीचे से घाघर निकलता है वो गैद में भर जाता है और फिर वो पीछे मार करता है बहुत सारे गांव में। यदि उसकी सफाई हो जाए तो फिर पूरा प्रदेश बाढ़ से भी बच सकता है, वहाँ पैदावार भी बढ़ सकती है और किसानों ने मुआवजा मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज मास्टर जी ने बड़े विस्तार से हमें समझाया कि आज सत्ता है, सत्ता के जो प्रतिनिधि हैं, जो विधायक हैं, जो कैबिनेट मंत्री हैं, संबंधित विभागों के मंत्री, मुख्यमंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, आला अफसर हैं, वो नीतिगत तौर पर किसानों की तकलीफों को हल करने में एक प्रकार से विफल रहे हैं। जल की समस्या का समाधान, जल किसान को, दूसरे तबकों को मिले, बाढ़ को कैसे नियंत्रित किया जाए, बाढ़ से कैसे बचा जाए, इसका पूरा एक वैज्ञानिक मॉडल, एक मसौदा, एक प्रोजेक्ट किसान प्रतिनिधियों ने सरकार को बताया है। लेकिन जो काम 20-25 साल पहले हो जाने चाहिए थे, उनको करने के लिए भी सरकार आज उत्साही नहीं है। किसान धरना देने पर, प्रदर्शन करने पर, आंदोलन करने पर मजबूर है। सरकार का संवैधानिक दायित्व बनता है कि वो किसानों की तकलीफों को हल करे, लेकिन आज हो उल्टा रहा है। हमारी सभी किसानों से भी अपील है कि वो अपनी समस्याओं को खुलकर सत्ता के समक्ष रखें। आपके गांव में जब भी कोई सत्ता का नुमाइंदा आए, प्रतिनिधि आए, उसे खुलकर अपनी बात कहें और अपने अपने संगठनों में जाकर इस पर एक साझा विचार मंथन करें। और सभी दर्शकों से भी अपील है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हम ऐसे ही जन मुद्दों को उठाते रहेंगे। मास्टर जी, आपने हमें समय दिया, आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया।